नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी 2 सभाएं निरस्त कर दी हैं। सीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि आज शाडौरा और बराज में मेरी सभाएं थी। हमने जो सभाएं निरस्त की हैं, ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है जिसके तहत सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं। सीएम ने ट्वीट किया कि मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस असमंजस की स्थिति बन गई है ऐसी। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक सभाओं और आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन को लेकर बड़ा निर्देश दिया था, जिसमें भीड़भाड़ वाले राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाई थी। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के निर्देश दिए थे और वर्चुअल मीटिंग नहीं होने पर सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए गए थे। आज मेरी अशोकनगर के साडौरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडौरा और बरौज दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने जनता से माफी मांगी है क्योंकि उनकी आज 2 जगह अहम जनसभा थी और इस पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने खुद इस सभा को निरस्त किया है। जैसा कि ग्वालियर बेंच ने फैसला दिया है, इसके तहत सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं। चुनाव आयोग की अनुमति से ही सभा आयोजित की जा सकती है। इसके लिए परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही ये कहा गया है कि आप वर्चुअल मीटिंग करें। यदि वर्चुअल मीटिंग की सुविधा नहीं हो पा रही है, तभी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के साथ अनुमति लेकर ही आप जनसभा कर सकते हैं। तो सीएम ने ट्वीट किया, लिखा, मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे असमंजस की स्थिति बन गई है कि मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती हैं। उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया है कि बिहार में भी आम जनसभा हो रही है। पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून कैसे, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक सभाओं और आयोजनों पर रोक लगाई है। कोरोना गाइडलाइन के चलते बड़े निर्देश दिए गए हैं और इसमें भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, सीएम ने आज के 2 कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, जनता से माफी मांगी, कहा कि जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत ही वो रहेंगे और इससे जो हाई कोर्ट से निर्देश दिए गए हैं, जो चुनाव आयोग से निर्देश दिए गए हैं, उसका पूरा पालन करेंगे। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भी इस राह पर निकलेगी? अब जो कोर्ट के निर्देश होंगे माननीय न्यायालय के जी, उनका पालन करके हम अपनी सभाएं करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी, लेकिन आज तो जैसे कि पूर्वी सीएम कमलनाथ जी की जनसभा है, चल रही है, सभा हो गई जी, तो आगे के भी कुछ तय कार्यक्रम पहले से ही तय हो चुके हैं, तो क्या इन पर अभी रोक लगाई जाएगी?
जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, इसके चलते कहा गया है कि वर्चुअल मीटिंग ही करिए, और यदि वर्चुअल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तब आप चुनाव आयोग से परमिशन के बाद ही आम जनसभा कर सकते हैं। ये क्या है, मैडम की दुर्भाग्य की बात है कि कौआ कान ले गया चल पड़ता है जी। कोई भी सभा होती है तो वो चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही होती है, उससे बड़ी अनुमति ली जाती तभी तो होती है चुनाव की आम सभा। दूसरी चीज, जो जहाँ तक गाइडलाइन का मामला है, गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं, और जहाँ तक जो है हाई कोर्ट के फैसले का सवाल है, तो फैसला भी जो है उसी गाइडलाइन के इर्द गिर्द है। तो जैसा हाई कोर्ट निर्देशित करेगा वैसा हम लोग काम करेंगे, लेकिन समाएं तो होंगी नहीं। चुनाव किसके लिए हो रहा है? अगर हम अपना संप्रेषण ही नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा चुनाव? बताइए। मालूम आपको भी है कि दोबारा से बात इसलिए निकलकर सामने आ रही है क्योंकि पहले जो संख्या निर्धारित की गई थी कि आप 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हैं, इस पर थोड़ी छूट दी गई है। अब देखा यह जा रहा है कि जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें बड़ी तादाद में लोग एक साथ आ रहे हैं, जुट रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और हाईकोर्ट के निर्देश सामने आए हैं। ये अनुमति देने वाली भी सरकार, गाइडलाइन बदलने वाली भी सरकार, रोक लगाने वाली भी सरकार, जनता तो केवल जो है बंद हुआ है, वो तो अपने जा रही है। जनता किसी हीरो को पसंद करती है या किसी को जो है किसी के को देखने भी पहुंच जाती है, तो आप इस पर जो है इस पर रोक लगाने के आपके पास जो वैधानिक सिस्टम है, अगर प्रशासन उसका पालन नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है? अगर 144 लग गई और 144 लगने के बाद अगर प्रशासन भीड़ नहीं रोक पा रहा है तो ये भीड़ की जिम्मेवारी है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है? चलिए, फिलहाल ये पूरी जो प्रक्रिया है इसके तहत पूरी जनसभाएं होनी चाहिए, ऐसा कहना है चुनाव आयोग का भी। और अब मुख्यमंत्री इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये बात कहने के लिए कि बिहार में आम सभा हो सकती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। और वो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को केंद्रित करते हुए भूपेंद्र जी कि मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो रही हैं, लेकिन उनकी सभाएं उन्होंने निरस्त कर दी हैं। बहुत शुक्रिया, हालांकि कुछ वक्त की कमी है तमाम बातचीत करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति निर्माण में समय लगता है और सिंधिया बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सिंधिया बीजेपी में समरस हो जाएंगे और ताकत बनेंगे। निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत। मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह का हथियार दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बिसाहू लाल सिंह हथियार दिखाते हुए किसी से कुछ कह रहे हैं। इधर इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस चुनाव आयोग में इसको लेकर बिसाहू लाल की शिकायत भी करेगी। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने वीडियो को फेक और झूठा बताया। उन्होंने इसे 8 साल पुराना वीडियो बताया है। अब इनके मंत्री बिसाहू लाल सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वे एक कार्यकर्ता को धकेल रहे, हाथ में बंदूक लिए हुए, खुलेआम गालियों के उपयोग कर रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में भी जाएंगे और मांग करेंगे कि जिस प्रकार से हथियार हाथ में है वो लाइसेंस है कि नहीं, उसका अवैध हथियार तो नहीं, इसकी जांच की जाए। और क्या इसी तरह गुंडागर्दी के बल पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है? इस पर भाजपा का क्या कहना वो स्पष्ट करे। एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में गया है और अभी तक एक भी पुलिस केस उन पर कभी दर्ज नहीं हुआ है किसी इस तरह के आपराधिक का। और 8 साल पुराना वीडियो है, उन्होंने स्वयं ने मुझे बताया है।
खबर भिंड से है, जहां ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में भदौरिया फर्जी मतदान करने की बात कहते नजर आ रहे हैं, जिसमें भदौरिया कह रहे हैं जो है उसका वोट डलवाना, जो नहीं है उसके भी वोट डालने हैं। वोट जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ही आसान होगा। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया भिंड की मेहगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उपचुनाव का रण अब सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में दोनों ही खेमों में जबरदस्त और जोर आजमाइश जारी है। और इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के अंबाह विधानसभा में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखबार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से कमलनाथ, सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से शिवराज सिंह को चुनौती भी दी है और कहा कि शिवराज सिंह चौहान इस मंच के एक तरफ आ जाएं, यहां नहीं आना हो तो जहां आना हो वो बताएं। आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए और हम आपको 11 महीने का हिसाब देंगे। कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरी सरकार वोट से बनी, बीजेपी की सरकार नोट से बनी। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हो जाइए, खड़े हो जाइए अपना जनता के सामने। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। शिवराज सिंह जी आप भी आ जाइए। इमरती देवी पर की गई कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी अब चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने में जुट गई है। छतरपुर के बड़ा मलेहरा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी अपनी महिला ब्रिगेड को पड़ोसी जिले टीकमगढ़ से बुलाकर कमलनाथ के खिलाफ गांव-गांव में माहौल बनाने के मिशन में लगा दिया गया है और ये महिलाएं गांव-गांव जनसंपर्क कर पूछ रही हैं कि कमलनाथ ने दलित की बेटी के खिलाफ जो बोला है क्या वो उचित है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड कमलनाथ की टिप्पणी को उनके बुजुर्ग होने से जोड़ रही है और कह रही है अब कमलनाथ को मंदिर में बैठकर घंटी बजाना चाहिए, जबकि बचाव में उतरी कांग्रेस इसे बीजेपी की सोच से जोड़ रही है। मैं उनको कमलनाथ जी से यही कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं का जब इज्जत सम्मान करना नहीं जानते हैं तो क्या आप राजनीति देश की करेंगे। पहले आप महिलाओं की इज्जत करें, बेटियों की इज्जत करें। वहीं हमारी भाजपा सरकार, शिवराज सरकार को देखिए कि लड़की के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, माताओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में काम करती है। वहीं कांग्रेस की सरकार देखिए माँ बेटियों के बारे में अशब्द बोलते हैं। क्या ये राजनीति है। बड़ी साफ बात है, कमलनाथ जी ने ना तो इस आशय से इमरती देवी को बदनाम करने के आशय से शब्द बोला, ना ही उनकी मंशा थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका दुष्प्रचार कर रही है, कमलनाथ जी को बदनाम कर रही है, साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह का माहौल बना रही है और चुनावों को प्रभावित करना चाह रही है। इस साफ इंदौर जिले की सांवेर सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, शिकवा शिकायतों का दौर भी तेज होता जा रहा है। अब कांग्रेस ने फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। पिछले 7 महीनों में ही सांवेर में 8000 मतदाता बढ़ गए हैं और इसलिए कांग्रेस ने 15 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मतदान के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। तो वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को मतदान केंद्र बनाने पर भी आपत्ति जताई। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। 3000 तो एक ही वार्ड में निकले हैं, 36 नंबर वार्ड में ही निकले हैं। बाकी भारी संख्या में अलग अलग जगहों से अलग अलग शिकायतें हुई हैं। वो हजारों की संख्या में फर्जी वोटर हैं, उनको निकलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक भी किसान का पूरे मध्य प्रदेश में सांवेर में 2 लाख माफ किए नहीं। अब बेबुनियाद झूठा, अब फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं ना, फर्जी नाम जुड़ गए। बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है, गलत आरोप है, कोई सत्य। अब तक अलग सिंधी राज्य की मांग कर रहे इंदौर सांसद शंकर लालवानी आज अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था और बताया था कि मैंने कभी अलग सिंधी राज्य की मांग नहीं की।
अभी कुछ दिनों पहले सांसद शंकर लालवानी ने संसद में दिए बयान का वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने अलग सिंध राज्य की मांग की थी। लेकिन चारों ओर आलोचना झेल रहे सांसद को ये मांग वापस लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हीं को समाज के लोग नाराज हो गए हैं। अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। चङनि जी हालत ठीक ना है। मां चाहे तो जेके सिंध पाकिस्तान में लड़े कर हिते आया आहिनि, उन जे विकास लाइ सिंधी कल्याण बोर्ड ठहणो खपे। ॿियो, सतना में रामपुर शासकीय महाविद्यालय के नामकरण पर सियासत तेज हो गई है और आज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय का नाम शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइन चौक में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने की कोशिश की और पहले से तैनात पुलिस ने जब इन्हें रोका तो थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस पुतला छीन ले गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों जैसे सीजे भी पूरी दमखम के साथ मैदान में है। और हालांकि जोगी कांग्रेस सीधे तौर पर मैदान में नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के हर बूथ पर जाकर जोगी कांग्रेस अजीत जोगी का किताब बांट रही है और जनता से न्याय मांग रही है। और इस पर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया। बता दें कि कांग्रेस इस सीट को परंपरागत सीट मानती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस इस सीट पर जोगी के प्रभाव से अपनी सीट मान रही है। विधायक रेणु जोगी, अमित जोगी और ऋचा जोगी तीनों घूम घूम कर जनता से न्याय मांग रहे हैं, तो वहीं वो न्याय के लिए जनता से लेकर कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस एक और जहां जोगी परिवार पर जनता से छलावा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं तंज कसते हुए कहा कि जोगी कांग्रेस बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। खबर रायपुर से, राहुल गांधी को भेजा कांग्रेस ने निमंत्रण, जहां भव्य किसान चर्चा यात्रा के लिए बुलाया गया है। 7 नवंबर को है भव्य किसान चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा है। सीएम भूपेश पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। खेती बचाओ यात्रा की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है और इसके चलते 27 और 28 अक्टूबर में विशेष सत्र भी बुलाया गया है। तो वहीं राहुल गांधी को भी निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस किसान चर्चा की शुरुआत कर रही है और इस चर्चा में शामिल होने के लिए 7 नवंबर को भव्य किसान चर्चा में राहुल गांधी को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण कांग्रेस ने भेजा है। प्याज की कीमतों पर सरकार सख्त, सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया निर्देश। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्याज की मांग का करें आंकलन, प्याज की आपूर्ति को करें सुनिश्चित, थोक और खुदरा भाव का प्रचार प्रसार करें। तो प्याज की कीमतों पर सरकार सख्त नजर आई। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया निर्देश। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्याज की मांग का करें आंकलन और प्याज की आपूर्ति को करें सुनिश्चित, थोक और खुदरा भाव का प्रचार प्रसार करें। बस्तर में स्थानीय बोली में भी अब पढ़ाई, स्थानीय बोली में स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू होनी है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे, बच्चों की हल्बी और गोंडी में पढ़ाई होगी। मोहल्ला क्लास में पढ़ाया जा रहा पाठ, पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। बच्चों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता भी आ रही है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरे के 1 महीने पहले रौनक रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां केवल प्रतीकात्मक रावण दहन किया जाएगा। दशहरा उत्सव नहीं होने से आसपास के ठेले खोमचे वाले भी उदास हैं। इस WRS कॉलोनी के जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो दशहरा चलता था, पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होती थी और बॉलीवुड की हस्तियों को भी बुलाया जाता था। और यहाँ पर जो आतिशबाजी होती थी वो खास तौर पे आकर्षण का केंद्र होती थी। इस पूरे ग्राउंड में करीबन 50,000 लोग जो है वो कम से कम जो है वो इकट्ठे होते थे और दशहरे का उत्सव मनाया जाता था। और जो प्रतिमा, जो पुतला होता था रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, वो भी अपने आप में बहुत भव्य और आकर्षक होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 महीने पहले से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। शहर के लोग यहाँ पर पुतले देखने के लिए आते थे कि कैसे वो बनाया जा रहा है। हर बार नया प्रयोग किया जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी अगर बात
बात करें, आज षष्ठी हो गई है और यहाँ पर जानवरों का जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग जो हैं वो भी काफी उदास हैं, क्योंकि हर साल वो दशहरा देखते थे, लेकिन कोरोना के चलते अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, ऐसे में ये तमाम जो उत्सव हैं उनसे किनारा करने में ही भलाई है। लेकिन फिर भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या भैया, यहाँ पे हर साल यहाँ पे दशहरा होता था? तो हर साल होता था, हर साल होता था जी, वो रौनक रहती थी बहुत ज्यादा। 1 महीना पहले से यहाँ रौनक दिखता था। आप क्या काम करते थे? यहाँ पे मेरा ठेला है, चाय का ठेला है, चाय और नाश्ते का है ना। मेरा भी धंधा अच्छा होता था हर साल। इस बार तो कुछ है ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है, छोटा सा बन रहा है, बता रहे हैं बस। लेकिन हर साल यहाँ पे देखने आते थे? हाँ, हर साल आते थे। तो वो समय आप याद कर रहे हैं? हाँ, अब उस टाइप का माहौल यहाँ है ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, लोगों का बिजनेस भी चलने लगता था ना यहाँ पे? हाँ, बहुत खूब दुकान लगता था यहाँ, बहुत अच्छा बिजनेस होता था, बढ़िया। बिल्कुल। जो कई लोग यहाँ पर जो ठेले लगाते थे, जो खुमचे वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग अपनी दुकानें लगाते थे, तो यहाँ पर 1 महीने से अगर हम कहें तो अच्छा खासा उनका बिजनेस जो व्यापार है वो भी चलने लगता था, रोजी रोटी का जरिया भी जो है ये ग्राउंड बन जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करें, इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है और एक औपचारिकता के लिए यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा, एक छोटा सा पुतला बनाया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पे आयोजन समिति के लोग हैं, उन्होंने भी अपील की कि लोग यहाँ पर इकट्ठे न हो, न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश भर में जहाँ जहाँ पर भव्य तरीके से दशहरा उत्सव होता था वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।